राजस्थान की सियासी लड़ाई में पायलट खेमे को फौरी राहत मिल गई है। शुक्रवार को हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में पायलट खेमे की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई, जिसमें स्पीकर के नोटिस को रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को तय की है और मंगलवार शाम 5:30 बजे तक स्पीकर को कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। राजस्थान टेप कांड में एसओजी की टीम शुक्रवार शाम गुरुग्राम के आईटीसी ग्रैंड होटल पहुंची। इसी होटल में पायलट समर्थक विधायक ठहरे हुए हैं। एसओजी टीम बागी विधायक भंवरलाल शर्मा से टेप कांड और विधायकों की खरीद फरोख्त के सिलसिले में पूछताछ करने पहुंची थी, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने राजस्थान एसओजी टीम को करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद अंदर जाने की इजाजत दी। लेकिन सूत्रों का दावा है कि एसओजी टीम को भंवरलाल शर्मा नहीं मिले। राजस्थान टेप कांड में एसओजी ने 2 एफआईआर दर्ज की है। एसओजी पहले से हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों की जांच कर रही थी। शुक्रवार को ऑडियो टेप सामने आने के बाद इसे भी जांच में शामिल कर लिया गया। एसओजी आरोपों के घेरे में आए विधायक भंवरलाल शर्मा और बीजेपी नेता को ऑडियो सैंपल लेने की तैयारी में है, जबकि कारोबारी संजय जैन को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑडियो टेप कांड में कांग्रेस का आरोप है कि कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार गिरने के बारे में बातचीत की है, जबकि केंद्रीय मंत्री ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। राजस्थान बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों को मनगढ़ंत और ऑडियो टेप को काट छांट कर तैयार किया हुआ बताया है। टेप कांड सामने आने के बाद कांग्रेस ने विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया है। दोनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया है और नोटिस जारी करके इनसे सफाई मांगी गई है। दोनों निलंबित विधायक पायलट खेमे के हैं और पार्टी के बार बार बुलाने के बावजूद विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने आतंक पर फौजी प्रहार किया है। शोपियां में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया और 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। इससे पहले कल कुलगांव में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों का खात्मा किया था। सुरक्षा बलों ने भारी तादाद में हथियार भी बरामद किए थे। इस तरह 24 घंटे के भीतर कश्मीर घाटी में 6 आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े मंच यूएन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बात रखी। हिंदुस्तान में विकास रफ्तार और भारत के एजेंडे को दुनिया के सामने रखा। पीएम ने कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के कामों की जमकर तारीफ की। वहीं दुनिया को बताया कि किसी भी बड़ी आपदा से निपटने के लिए भारत ने हमेशा से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ भारत का रिकवरी रेट सबसे बेहतर है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना की चर्चा की। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन और स्वच्छ भारत के लिए चलाए गए अभियान का भी पीएम मोदी ने उल्लेख किया। पीएम मोदी के संबोधन में पर्यावरण को बचाने का मुद्दा भी हावी रहा। पीएम मोदी के संबोधन में गरीबों के कल्याण की भी बात दिखी। बैंक खातों और आवास योजना का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह के मौके पर था। यूएन का अस्थायी सदस्य बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का ये पहला संबोधन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से संबोधन दिया। राजनाथ सिंह के सीमा के दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां वो एलओसी के हालातों का जायजा लेने पहुंचे हैं। कल राजनाथ सिंह ने लेह का दौरा किया था, जहां सेना के जवानों के बीच चीन को कड़ा संदेश देने की कोशिश की थी। एलओसी पर पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने पुंछ सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की। पाकिस्तान ने इस दौरान रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें 3 नागरिकों की मौत हो गई। फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और उनकी 8 साल की बेटी आराध्या को मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों में कोरोना के लक्षण उभरने के बाद अस्पताल लाया गया है। 5 दिन पहले दोनों में कोरोना के लक्षण दिखने पर होम क्वारंटीन किया गया था। दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। महानायक अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन पहले से कोरोना संक्रमण होने के बाद इसी अस्पताल में भर्ती हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कोहराम जारी है। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,308 नए मामले सामने आए। इस दौरान 258 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर 2,92,500 के पार जा चुका है, जबकि 11,452 मरीजों की मौत हो चुकी है। अकेले मुंबई शहर में अब तक 5,585 मरीज कोरोना से जंग हार चुके हैं। बिहार में शुक्रवार को एक बार फिर कोरोना का रिकॉर्ड टूटा। 24 घंटे में राज्य में 1,742 नए मरीज बढ़े। बिहार में इसी के साथ कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 23,300 तक जा पहुंचा है।
इस बीच कोरोना संकट में फंस चुके बिहार की मदद के लिए केंद्र सरकार आगे आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक टीम बिहार भेजने का फैसला किया है, जो हालात का अध्ययन करेगी और राज्य सरकार को इससे निपटने के लिए सुझाव देगी। कोरोना के इलाज में मनमानी फीस वसूलने पर लगाम लगाने के लिए पंजाब सरकार ने निजी अस्पतालों में फीस तय कर दी है। इसके लिए 3 कैटेगरी बनाई गई है, जिनमें पहली कैटेगरी में 6500, दूसरी में 5500 और तीसरी कैटेगरी में 4500 रुपए प्रति चार्ज किए जा सकते हैं। अगर मरीज को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा तो अस्पताल प्रतिदिन 15, 14 और 13,000 चार्ज कर सकेंगे। इनमें पीपीई किट के दाम पहले से ही शामिल कर दिए गए हैं। इस बीच अच्छी खबर यह है कि रोहतक पीजीआई में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। शुक्रवार को 3 वॉलंटियर को कोरोना वैक्सीन का डोज दिया गया। डॉक्टरों की टीम ने 3 घंटे तक वॉलंटियर को अपनी निगरानी में रखा। सब ठीक ठाक रहने पर 3 घंटे के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। अब 2 हफ्ते बाद वैक्सीन की दूसरी डोज इन वॉलंटियर को दी जाएगी। लखनऊ में 2 महिलाओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। दोनों महिलाएं अमेठी की रहने वाली हैं। एक महिला ने कुछ दिन पहले अमेठी पुलिस से शिकायत की थी कि दबंगों ने नाली के विवाद में उनकी पिटाई की है। कई दिन बाद भी जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो महिलाएं मुख्यमंत्री से फरियाद करने पहुंची और आग लगाकर जान देने की कोशिश की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गैंगस्टर विकास दुबे के गांव बिकरू में पुलिस ने क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया। 2 जुलाई की रात शूट आउट में विकास दुबे के गैंग ने पुलिस पर AK-47 जैसे घातक हथियारों से हमला किया था। इसमें सीओ समेत 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। कानपुर के आईजी और SSP की मौजूदगी में क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया। अलीगढ़ में बिकरू कांड पार्ट 2 होते होते बचा। शराब माफिया की धरपकड़ के लिए गई पुलिस टीम पर हमला हो गया, जिसमें दारोगा और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गई। छापा मारने गई पुलिस पर छत से ईंट पत्थर बरसाए गए, जबकि माफिया के गुर्गों ने लाठी डंडों से हमला किया। हमलावर शराब माफिया को भी छुड़ा कर ले गए। प्रयागराज में 2 जुलाई को एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के आरोप में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि इस वारदात को 6 मार गैंग ने अंजाम दिया था। इस गिरोह के लोग दिन में भीख मांगते थे और रैकी करते थे, फिर रात में वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिए हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में 50 साल के एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। लोगों ने शव रोड पर रखकर चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने 6 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस ने धारा 302 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जालौन में एक शख्स ने प्रॉपर्टी विवाद में अपने भाई की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी, जबकि पिता को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों भाइयों के बीच जमीन का विवाद था। बड़े भाई ने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पानीपत में नारकोटिक्स टीम ने छुपाकर शराब की पेटियां ले जा रहे एक ट्रक को जब्त किया है। ट्रक में 550 पेटी अवैध शराब लकड़ी के गुटकों के बीच छुपाई गई थी। शराब को हरियाणा से बिहार ले जाया जा रहा था। तस्करों ने राजस्थान नंबर के ट्रक का इस्तेमाल किया था। अवैध शराब की तस्करी के आरोप में नारकोटिक्स टीम ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। राजस्थान के सिरोही में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। कैंपर और टेम्पो के बीच आमने सामने की टक्कर में टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। मरने वालों में 5 महिलाएं शामिल हैं। सड़क हादसे की सूचना मिलते ही डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों के मुताबिक बीच सड़क पर अचानक बंदर आ जाने की वजह से भीषण हादसा हुआ। भागलपुर के एसडीओ कार्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक शख्स वहां पर घुसकर धारा 144 लगाने की मांग को लेकर हंगामा करने लगा। जब तक अफसर माजरा समझते, उसने आत्मदाह करने का प्रयास किया। पुलिस ने कोविड की धारा तोड़ने और आत्मदाह की कोशिश करने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने बदमाशों की गाड़ी को रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसका नाम दीपक है, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में नदी नालों का पानी उफान पर है। सड़कों में लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। यहाँ करीब 36 घंटे तक लगातार बारिश हुई, जिसने इलाके को पानी पानी कर दिया। आसमान से बरस रही आफत से असम का बुरा हाल है। 26 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं करीब 37 लाख लोगों पर इसका असर पड़ा है। अब तक बाढ़ ने 76 लोगों की जान ले ली है। वहीं काजीरंगा की 86 जानवरों की मौत हो चुकी है। बिहार का भी बाढ़ से बुरा हाल है। गोपालगंज में गंडक नदी का कहर देखने को मिल रहा है। लोग घरों में फंसे हुए हैं।
वहीं कई इलाकों में लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। दरभंगा में धौंसा नदी पर बने जमींदारी बांध ने पानी के आगे सरेंडर क्या किया, पूरा इलाका पानी पानी हो गया। दूर दूर तक बागमती नदी का पानी नजर आ रहा है। खेतों और घरों में पानी घुस गया है। खगड़िया में कोसी और बागमती नदियों ने लोगों को बेघर कर दिया है। घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग पलायन करने को मजबूर हैं। दूर दूर तक पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। श्रीनगर लेह के नेशनल हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड देखने को मिली, जिसके बाद रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। कई घरों को भी भारी नुकसान हुआ। हालांकि अच्छी बात यह रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। लगातार हो रही बारिश की वजह से केदारनाथ नेशनल हाईवे बांसवाड़ा बंद है। हाईवे पर लगातार पत्थरों की बरसात हो रही है। हाईवे के दोनों छोर पर केदारनाथ धाम आने जाने वाले यात्री फंसे हुए हैं। पत्थर गिरने की वजह से हाईवे को खोलने का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। हिमाचल में मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं 20 से 22 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि इस बीच भारी बारिश और तेज आंधी के साथ 60 से 70 किलोमीटर तेज हवाएं चलेंगी, जिससे आम जन को थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भविष्य का फैसला एक बार फिर नहीं हो पाया। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की बैठक 5वीं बार टल गई। अब ये बैठक रविवार को 3 बजे होगी। बताया जाता है कि बैठक टालने की गुजारिश दोनों प्रतिद्वंदियों यानी ओली और प्रचंड की ओर से की गई थी। गौरतलब है कि ओली के भारत विरोधी बयानों को लेकर पार्टी के भीतर काफी नाराजगी है और प्रचंड गुट लगातार ओली के इस्तीफे की मांग कर रहा है। दुनिया में कोरोना की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। अब कोरोना के मरीजों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं जानलेवा वायरस से मरने वालों की संख्या 5,95,000 के करीब पहुंच गई है। संक्रमण के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 47,24,000 से ज्यादा है। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या 20 लाख के पार कर गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन में ढील देते हुए 1 अगस्त से कामगारों को दफ्तर जाने की छूट दे दी है। साथ ही स्केटिंग रिंग, कसिनो भी 1 अगस्त से खोले जाएंगे, लेकिन नाइट क्लब्स पर अभी पाबंदी जारी रहेगी। इंग्लैंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2,93,000 से ज्यादा है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में एक बार फिर भीषण आग लगी है। आग पर काबू पाने के लिए 900 से ज्यादा फायर फाइटर्स उतारे गए हैं। साथ ही हेलीकॉप्टरों और एयर टैंकर्स को भी तैनात किया गया है। यूरोप में भी गर्म हवाओं की वजह से जंगलों में आग लगने की घटना बढ़ गई है। ग्रीस के जंगल जल रहे हैं तो रूस के साइबेरिया के जंगल भी धधक रहे हैं। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टरों की मदद भी ली जा रही है। कोरोना के बाद अब बाढ़ ने चीन को बेहाल कर दिया है। हुबेई प्रांत में 8 जून से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 19 जुलाई के बाद बारिश से राहत मिलेगी। सिर्फ हुबेई नहीं बल्कि कई प्रांतों में जबरदस्त बरसात हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ के कई शहर जलमग्न हो गए हैं। आलम यह है कि यहाँ के 27 प्रांत बाढ़ की चपेट में हैं और 3 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। चीन ने अपने मंगल मिशन के लिए कमर कस ली है। अगले हफ्ते चीन लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से कार के बराबर लंबाई वाले रोवर को मंगल ग्रह की सतह के लिए रवाना करेगा। इस रॉकेट को लॉन्चिंग पैड पर लगा दिया गया है।